तो पहले हम लाइट के बारे में करते हैं। लाइट है क्या? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश को अगर हम देखें तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है, एक ऊर्जा है प्रकाश। और इसकी जो नेचुरल उत्पत्ति है कहां से होती है? नेचुरली कहां से है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से इसकी उत्पत्ति होती है, फोटोसिंथेसिस से। ये नेचुरली है। इसके अलावा और देखेंगे तो फोटो सेल से ये ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। फोटो सेल या फोटो प्लेट कह सकते हैं। ये दो हमारे स्रोत हैं इसके नेचुरली। सूर्य से पर सेकंड हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 गुणा 10 की पावर 26 जूल बहुत हो गई। 4 गुणा 10 की पावर 26 जूल हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है वो वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। इनमें स्वयं का प्रकाश होगा जैसे कि सूर्य बल्ब, अपना स्वयं का प्रकाश होगा। तो नेचुरली जो हमें प्रकाश मिला वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये ऊर्जा ले ली गई सूर्य से। यानी ऊर्जा का जो प्रथम स्रोत है, जो प्रथम स्रोत है या अंतिम स्रोत है वो सूर्य ही है। ऊर्जा का प्रथम, अंतिम या कहे तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे पहला स्रोत है। और प्रकाश किस तरह से यहाँ जनरेट होता है, ऊर्जा किस तरह से जनरेट होती है, वो नाभ की संलयन, वो हम अलग केमिकल साइंस में जानेंगे। नाभ की संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और किस तरह से हमारे पास तक आती है? विकिरण के रूप में। विकिरण के रूप में ये पृथ्वी तक ऊर्जा आती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 22 सेकंड। 8 मिनट 22 सेकंड का टाइम लगता है। कहीं कहीं ऑप्शन में 8 मिनट 17 सेकंड आता है, 21 सेकंड आता है। तो इसके जो करीब में ऑप्शन है उसको लगा देंगे। वैसे एक्यूरेट 8 मिनट 22 सेकंड होता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय। अब बात करते हैं कि इसका वेग अलग अलग जगह कितना होता है, अलग अलग यूनिट में क्या क्या होता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग सामान्य रूप से निर्वात में देखेंगे तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी मीटर प्रति सेकंड में 3 गुणा 10 की घात 8 होता है। अगर इसी को अलग अलग यूनिट में बात करें, किलोमीटर प्रति घंटा में बात करें तो 1.08 गुणा 10 की घात 9 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। किलोमीटर प्रति घंटा में बात करें तो किलोमीटर प्रति सेकंड में बात करें या पहले मील प्रति घंटा में बात कर लेते हैं।
तो 6.71 गुणा 10⁸ मील प्रति घंटा। अलग अलग यूनिट में पूछा जाता रहता है, तो इसलिए जरूरी है। मील प्रति सेकंड में बात करें तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। मील प्रति सेकंड में बात करें तो, और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये 5 यूनिट में तैयार रखिए, किसी भी यूनिट में पूछता रहता है। ये हो गया अलग अलग यूनिट में प्रकाश का वेग। अब प्रकाश अब ये तो हो गया हमारा निर्वात में। अब बात करते हैं कांच में कितना होता है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा प्रकाश का वेग कम होता जाता है। घनत्व बढ़ने पर प्रकाश का वेग कम होता जाता है। तो कांच में होता है 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। ये जो सामान्य रूप से जो होता है मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर कांच में देखेंगे तो यही पानी में होता है 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए प्रकाश का वेग निर्वात में ज्यादा था, पानी में कम हो गया, और कांच में और कम हो गया। तो जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है प्रकाश का वेग कम होता चला जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति की, प्रकाश के गुण की। पहले प्रकाश की प्रकृति ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ प्रकृति की बात करते हैं, नेचर कैसी होती है। नेचर की बात करें तो ये सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है, और ये बात कैसे पता लगती है, छाया से। प्रकाश जा रहा है, अगर इसके मार्ग में अगर कोई अवरोध अगर आ जाता है तो इसकी छाया बनेगी। तो ये छाया हमें ये बता रही है कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। दूसरा इसका द्वैध प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होती है। ड्यूल नेचर क्या होती है, ये 2 तरह के नेचर में रहता है, एक तरंग के रूप में रहता है और कण के रूप में रहता है। इसकी प्रकृति तरंग रूप में भी होती है और कण के रूप में भी होती है। कैसे पता लगेगा कि तरंग के रूप में होती है, ये जो तरंग के रूप की प्रकृति है ये पता लगेगा हमें परावर्तन के सिद्धांत से, अपवर्तन के सिद्धांत से। यह हमें बताते हैं कि तरंग के रूप में चलता है। विवर्तन, व्यतिकरण, ये सभी घटनाएं हमें ये बताती हैं कि ये तरंग के रूप में चलता है। कण के रूप में चलता है, ये कैसे पता लगेगा, ये बताती है विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव से हमें पता लगता है, कॉम्पटन प्रभाव से हमें पता लगता है, फोटॉन प्रभाव से पता लगता है, और न्यूटन के कण का सिद्धांत से भी पता लगता है। न्यूटन का कण का सिद्धांत।
ये सब बताते हैं कि कण के रूप में चलता है। और वैसे भी जब ऊर्जा है तो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा अगर किसी में है तो के बराबर हाफ mv²। जब किसी कण में वेग होगा और द्रव्यमान होगा तभी उसमें ऊर्जा होगी। और द्रव्यमान कब होगा? जब वह कण होगा। जब तक कण नहीं होगा तब तक उसमें द्रव्यमान नहीं हो सकता। तो ये गतिज ऊर्जा की समीकरण भी हमें ये बता रही है कि कण के रूप में इसका पोजीशन है। तो ड्यूल नेचर इसको कह सकते हैं कि हर समय दो नेचर इसकी रहती है। तो इसमें से विद्युत प्रभाव तो यही हो गया कि जब किसी चीज को विद्युत, जब इसमें इलेक्ट्रॉन चलेंगे और इलेक्ट्रॉन चलने पर जो विद्युत कण संचरण होगा, विद्युत जब चलेगी तो विद्युत प्रभाव होगा वो। इनके बारे में हम डिटेल बाद में करेंगे। यहाँ जो मतलब है वो केवल एक तो फोटॉन से है और एक कण का सिद्धांत से है। इन दो चीजों को यहाँ पर लेते हैं। तो पहले फोटॉन सिद्धांत ले लेते हैं। क्या है फोटॉन सिद्धांत? किसने दिया फोटॉन सिद्धांत? सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि फोटॉन सिद्धांत किसने दिया। ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। क्या बताया कि जो प्रकाश चलता है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आगे चलता है। जो आगे बढ़ता है प्रकाश वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में बढ़ता है। और ये पैकेट किसके होते हैं? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। इन छोटे छोटे पैकेटों को फोटॉन नाम दिया। इनको फोटॉन नाम दिया, वो आइंस्टीन ने दिया था फोटॉन सिद्धांत। एक यहीं पर क्वांटम सिद्धांत। ये क्वांटम सिद्धांत क्या है? इसमें से कई क्वेश्चन हमारे निकलते हैं। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत का मतलब है, ये किसने दिया था क्वांटम सिद्धांत? ये दिया था मैक्स प्लांक ने। इसे मैक्स प्लांक का सिद्धांत भी कह देते हैं। मैक्स प्लांक ने इस सिद्धांत को दिया था और बताया था कि कहीं से भी ऊर्जा, ये ऊर्जा भी हो सकती है और ये ऊष्मा भी हो सकती है, दोनों से संबंधित दिया था कि ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन, कहीं से भी ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है, दोनों में से कोई भी काम हो, कहीं से भी ऊर्जा चाहे उत्सर्जित हो रही है और चाहे अवशोषित हो रही है, चाहे ऊर्जा या ऊष्मा, तो वो सतत नहीं होगा। सतत नहीं होगा मतलब रेगुलर नहीं होगा, एक निश्चित क्रम में नहीं होगा, बिल्कुल सतत नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे बंडल में होता है। ये छोटे छोटे बंडल में होता है। जिनको क्या नाम दिया? छोटे छोटे बंडल को क्वांटम नाम दिया। क्वांटम नाम दिया। वैसे देखा जाए तो आइंस्टीन ने भी यही बताया था कि छोटे छोटे पैकेटों में होता है। इन्होंने बंडल कह दिया उसको, उसको क्वांटम नाम दे दिया। उन्होंने उन छोटे छोटे पैकेटों को फोटॉन कहा था। तो ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा और बता दिया कि ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, इन्होंने दोनों बारे में बताया और ऊष्मा के साथ में ऊर्जा को भी बताया। तो ये फोटॉन क्वांटम के रूप में ये चलते हैं, क्वांटम के रूप में। और इन्हीं को बाद में इन्होंने भी कह दिया कि इन्हीं को हम फोटॉन कहते हैं। जो आइंस्टीन ने कहा था उन्हीं को हम फोटॉन कहते हैं। इन्होंने भी इस बात को मान लिया और एक फॉर्मूला भी दिया इसका, E बराबर H। यहां पर E क्या होती है? ये विकिरण ऊर्जा होती है। जो भी विकिरित ऊर्जा है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही विकिरण ऊर्जा होती है। और ये एक कांस्टेंट होता है जिसको प्लांक कांस्टेंट कहते हैं।
प्लांक स्थिरांक कहते हैं, यह हमेशा स्थिर रहता है। और जो न्यू है ये आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। यानी सीधा सीधा ये जो ऊर्जा है, विकिरित ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? न्यू पर, आवृत्ति पर निर्भर करती है, सीधी सीधी आवृत्ति पर निर्भर करेगी ये। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ठीक चल रहा है, बिल्कुल रेगुलर सब कुछ समझ में आ रहा है, तो यस लिखते जाइए, ओके लिखते जाइए, लिखते रहिए बीच बीच में। प्रत्येक फोटोन के साथ जो संबद्ध ऊर्जा है, प्रत्येक फोटोन के साथ जो ऊर्जा है वो कितनी होती है? इतनी होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि प्रत्येक फोटोन के साथ संबद्ध ऊर्जा क्या होती है? प्रत्येक फोटोन के साथ संबद्ध ऊर्जा क्या होती है? ये क्वेश्चन यहां से डालेगा तो कितनी होती है? अभी हम कर चुके हैं, एच न्यू होती है। एक फॉर्मूला और होता है, P बराबर एच न्यू अपॉन सी। इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें किस वाले में? E बराबर पी सी वाले फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में अगर हम इसको अप्लाई करें, देखिए किस तरह से। E बराबर जो पी सी है, यहाँ क्या चीज है? ये संवेग है। संवेग के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान और वेग की गुणा कर दें तो ये संवेग आ जाता है। जैसे कि रॉकेट में रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है, तो ये वही संवेग है कि द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, P बराबर mv, क्योंकि P बराबर एक फॉर्मूला होता है mv, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका वेग उतना ही कम होता चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये दोनों का गुणनफल स्थिर रहता है P बराबर mv से। तो एक ये संवेग है P, और C यहां पर प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल क्या करेंगे? इस P को, इस फॉर्मूला को इसमें अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एच न्यू अपॉन सी इंटू सी, और सी से सी कट गया, इसी जो का त्यों रहने दिया। ऐसा करते ही हमारा फॉर्मूला बन गया E बराबर एच न्यू। देखिए आ गया वही फॉर्मूला, E बराबर एच। वही ये फॉर्मूला कहां से आया? इस वाले फॉर्मूला से और इस वाले फॉर्मूला से ये आया। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, B बराबर सी अपॉन लैम्डा। ये आगे हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, तो E बराबर हम ये भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। तो केवल इस फॉर्मूला को रेडी कर लीजिए, ये फॉर्मूला आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, लगातार हम यूज करेंगे इसको। बाकी अब हम प्रकाश के जितने भी तरंग रूप पड़े थे उनको सब करेंगे। सबसे पहले लीजिए परावर्तन। रिफ्लेक्शन, क्या मतलब है इसका? परावर्तन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाना। इसका मतलब ही यही होता है, प्रकाश की तरंग का अपने माध्यम में वापस लौट जाना। कहां से टकरा करके? किसी भी परावर्तक तल से। जैसे कि ये प्रकाश की किरण एक आई और एक परावर्तक तल पर ये गिरी,
ये परावर्तक तल कुछ भी हो सकता है। ये एक परावर्तक तल है, अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। परावर्तक तल कौन कौन से हो सकते हैं। परावर्तक तल से जैसे ही ये टकराएगी तो इस परावर्तक तल के अभिलंब अगर हम कोई रेखा खींचे, काल्पनिक रेखा खींच ली, तो जितने डिग्री पर ये टकराई है, जैसे कि 30 डिग्री पर ये टकराई है, तो उतने ही डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस लौट जाएगी 30 डिग्री पर ही। तो जितने डिग्री पर कोई प्रकाश की किरण आती है उसे कहते हैं आपतन कोण। जितने डिग्री पर कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर आकर के गिरती है, इसके अभिलंब से कोण नापा जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, अभिलंब से कोण नापा जाएगा, ना कि इस परावर्तक तल से। ये परावर्तक तल से नहीं नापना है, जो कोण नपेगा वो अभिलंब से नपेगा। तो अभिलंब से जितने डिग्री पर ये आती है वो है आपतन कोण, और इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। इस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। और जितने डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट होती है, जाती है वापस, वो है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण या इसको परावर्तित किरण कह सकते हैं। तो यही यहां पर काम करता है कि अपने माध्यम पर प्रकाश की किरण जब वापस लौट जाती है तो इसे कहते हैं परावर्तन। और यहां आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहता है, यानी आपतन कोण आई हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण के। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं परावर्तन कोण को। ये आई होता है, ये आर होता है। और एक और इसमें शर्त होती है कि ये तीनों की तीनों, कौन कौन, आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण, और तीसरी चीज क्या है, अभिलंब। ये जो अभिलंब है, ये जो काल्पनिक अभिलंब है, ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। तो शर्त क्या क्या हो गई, एक तो आई हमेशा आर के बराबर होगा, एक ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ये दो शर्त हो गई। जब ये प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही होगी तो क्या चीज चेंज होगी और क्या चीज चेंज नहीं होगी, ये हमारे लिए कंपटीशन के लिए खास है क्वेश्चन। पूछता है कि इसमें नियत क्या रहता है, क्या चीज चेंज नहीं होगी। अब क्या चीज चेंज नहीं होगी तो हमसे पूछेगा क्या क्या, हमसे वेग पूछ सकता है, इसका वेग चेंज नहीं होगा या होगा, इसका आयाम पूछ सकता है, इसकी आवृत्ति पूछ सकता है, इसकी तरंग दैर्ध्य पूछ सकता है। हमें पता है b बराबर एन लैम्डा होता है। प्रकाश का जब वेग निकाला जाता है तो b बराबर एन लैम्डा से प्रकाश का वेग कैलकुलेट किया जाता है, b बराबर एन लैम्डा। तो प्रकाश का वेग जो निर्भर करता है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तरंग दैर्ध्य ये इसकी आवृत्ति होती है। तो क्या चीज चेंज नहीं होगी, जब प्रकाश परावर्तित हो रहा है तो वेग तो चेंज होगा ही होगा, पक्का है। और जब वेग चेंज होगा तो इसकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित होगी। तो क्या चीज नियत रहेगी, आयाम चेंज नहीं होगा। बस एक चीज याद कर लीजिए, बाकी सब चेंज होगा। परावर्तन में आयाम चेंज नहीं होता। आयाम क्या चीज होती है, पहले जान चुके आयाम,
कि जो प्रकाश, जो कोई भी तरंग जब चलती है तो आगे को बढ़ती चली जाती है, और आगे को बढ़ते बढ़ते ये जो मैक्सिमम दूरी है अपने अक्ष से, ये आयाम कहलाती है। अपने अक्ष से जो मैक्सिमम दूरी तक जो जाती है वो आयाम कहलाती है। ये लगातार कम होता चला जाता है जैसे ही आगे बढ़ती है तरंग तब, और आगे बढ़ने पर ऊर्जा कम होती चली जाती है। ऊर्जा कम होने का मतलब आयाम कम होता जा रहा है। तो आयाम चेंज नहीं होता है, ये उतनी ही आयाम की तरंग हमें मिलेगी। अब जिस परावर्तक तल से ये टकरा रही थी वो परावर्तक तल क्या है, तो अब बात करते हैं परावर्तक तलों की। परावर्तक तल कोई भी ऐसी दृढ़ चीज होगी, दृढ़ भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, जिस पर प्रकाश की किरण जब आएगी तो ये टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। ध्यान रखेंगे, उसी माध्यम में वापस जाएगी। तो सामान्य रूप से जो परावर्तक तल होते हैं जो हम बनाते हैं, तो उन पर तो ये पॉलिश कर दी जाती है, पॉलिश करके हम तैयार करते हैं। और पॉलिश किस किस चीज की जाती है? सबसे अच्छी जो पॉलिश की जाएगी वो तो चांदी की होगी। पारे की कर सकते हैं, रेड लेड की कर सकते हैं, रेड लेड, इनकी सामान्य रूप से करते हैं। सामान्य रूप से ये रेड लेड की करते हैं, और बेस्ट चांदी की होती है। सबसे अच्छा परावर्तक तल किसका होता है? चांदी का होता है। जब 100% परावर्तन हो जाए, 100%, 100% नहीं होता है, 80 भी नहीं होगा, होता नहीं है, लेकिन चांदी को बेस्ट मानते हैं। तो एक तरफ पॉलिश की जाती है, और जिधर पॉलिश होती है वो दूसरी साइड होती है, और जो परावर्तन होता है वो पॉलिश की दूसरी साइड से होता है। जिधर पॉलिश होती है उधर से परावर्तन नहीं होगा। तो इस आधार पर जिस तल से ये परावर्तित होती है इसको दर्पण कहते हैं। परावर्तक तल कह लीजिए या इनको दर्पण कह लीजिए, मिरर। मिरर का काम करता है, जहां भी परावर्तन होगा वहां मिरर की स्थिति होगी। अब ये तीन तरह के मिरर हमें देखने को मिलेंगे। एक समतल, समतल में जो पूरा का पूरा जो तल होगा बिल्कुल समान तल होगा, समान तल होगा। जैसे कि कांच की पट्टी, एक कांच की पट्टी ले ली हमने, कांच की पट्टी, और एक साइड हमने पॉलिश कर दी, दूसरी साइड में हमने पॉलिश कर दी, इस पर बन गया मिरर। ये जो घरों में हम यूज करते हैं वो यही वाला मिरर होता है। इस तरह के मिरर में ना तो प्रतिबिंब बड़ा होगा ना छोटा होगा, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो बनेगा, आगे लिख लेते हैं प्रतिबिंब की पोजीशन कैसी होगी। समतल, दर्पण में प्रतिबिंब की पोजीशन क्या होगी? प्रतिबिंब की पोजीशन इस तरह की होगी कि जैसे ये दर्पण रखा है, और इस दर्पण के सामने कोई भी अगर वस्तु है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह से बनेगा? उतना ही बड़ा बनेगा या चेंज हो जाएगा, ये हमें देखनी है। जैसे हम सामने खड़े होते हैं तो साइज तो उतना ही होगा, ध्यान रखिएगा, साइज सेम रहता है। साइज का मतलब हो गया ना उसकी लंबाई चेंज होगी, ना मोटाई चेंज होगी, ना ऊंचाई चेंज होगी, साइज नहीं चेंज होता है, प्रतिबिंब बिल्कुल सेम बनता है। क्या उल्टा होगा? राइट लेफ्ट उल्टा हो जाता है, ये पार्श्वीय उल्टा हो जाता है, पार्श्वीय उल्टा हो जाता है। पार्श्वीय उल्टा का मतलब हो गया राइट लेफ्ट चेंज होगा केवल,
जो हमारा राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। फोटो जब हम लेते हैं तो फोटो में भी राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। तो प्रतिबिंब जहां भी समतल दर्पण में होगा, दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सब राइट लेफ्ट हो जाते हैं, पार्श्वीय उल्टे बनते हैं हमेशा। तो पहली चीज तो हो गई, साइज में क्या परिवर्तन होगा, साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पार्श्वीय उल्टा बनेगा। दूसरा क्या हुआ, जितनी दूरी पर है क्या उतनी ही दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब? हाँ, जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर बनेगा। क्या इसका प्रतिबिंब हम पर्दे पर ले सकते हैं? अगर पर्दे पर ले सकते हैं तब तो हुआ वो वास्तविक, नहीं तो कैसा हुआ, आभासी हुआ। ये प्रतिबिंब हम पर्दे पर नहीं ले सकते, मीन्स आभासी हुआ, केवल हम देख सकते हैं। हम अपने फोटो को पर्दे पर नहीं ले सकते, दर्पण में जब देख रहे होते हैं तो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, ये आभासी बनता है। दूरी कितनी होती है, कितनी दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर हम हैं। जैसे कि ये दर्पण से हम 10 मीटर की दूरी पर हैं, तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। सेम, अगर x दूरी है तो x दूरी पर ही ये बनेगा, रियल में x दूरी पर ही बनता है। किधर बनेगा, हमें सिर्फ महसूस होगा। कहां महसूस होगा, इस दर्पण के अंदर, पीछे को दर्पण के अंदर महसूस होगा, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें दर्पण के अंदर महसूस होगा। तो महसूस होगा, आभास होगा, कितनी दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर ही। लेकिन जो प्रतिबिंब बना है उससे जो दूरी होगी वो कितनी दिखाई देगी, हमें जो दिखाई देगी वो 2x दिखाई देगी। ध्यान रखेंगे, महसूस होगी वो 2x होती है। अगर हम 10 मीटर की दूरी से आ रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी से आता हुआ प्रतीत होगा। देख लेना शब्द को, अगर प्रतीत शब्द है तो डबल करना है, और रियल शब्द है तो वास्तव में उतनी ही दूरी रहती है। अब आता है वेग, जिस वेग से हम आ रहे होते हैं, जैसे कि बी वेग से ये वस्तु इधर को दर्पण की ओर को आ रही है, तो प्रतिबिंब भी बी वेग से आएगा। वेग भी सेम रहता है, अगर बी वेग से आ रही है तो बी वेग से प्रतिबिंब भी आता होगा, लेकिन हमें प्रतीत 2b पड़ेगा। बी है तो बी रहेगा, लेकिन 2b प्रतीत होगा। प्रतिबिंब हमारी तरफ को आते हुए 2b प्रतीत होगा, डबल प्रतीत होगा। फिर एक पूछा जाता है कोण, अगर हम इसको मूव करते हैं, घुमाते हैं, जैसे कि ये थीटा डिग्री पर हमने मूव कर दिया, तो ये जो प्रतिबिंब है वो कितने डिग्री पर मूव हो जाएगा, तो कोण भी सेम मूव होगा, थीटा, लेकिन जो प्रतीत होगा वो 2 थीटा होगा। यानी जो भी कुछ है प्रतीत डबल होता है, रियल में उतना ही होता है। ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण हम सामान्य रूप से अपने घरों में प्रयोग करते ही हैं। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में एक गोलाई टाइप की होती है, एक गोले का काटा हुआ एक पार्ट होता है। जैसे ये गोला है, इसका एक हिस्सा हमने काट लिया और इस पर एक साइड हमने पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी। तो ध्यान रखेंगे पॉलिश किधर होगी, और यहां पर कोई वस्तु रखी है, ये
तो जिधर से हम अपने चेहरे को देख रहे हैं, जो दबा भाग है, अगर दबे हुए भाग की तरफ से हम देख रहे हैं तो वो दर्पण अवतल है, इसको अवतल दर्पण बोलेंगे। और अवतल दर्पण में यानी बीच में दबा हुआ होगा, ध्यान रखेंगे, बीच में दबा हुआ होगा। जिधर से हम देख रहे हैं उधर से बीच में दबा हुआ होगा। और इस तरह के जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो आंख, नाक, गले के डॉक्टर करते हैं। आंख, नाक, गले के ईएनटी और दांत के डॉक्टर भी इनको प्रयोग करते हैं। क्यों? ताकि बड़ा होकर के दिखाई दे। इन दर्पण में कोई भी चीज बड़ी होकर के दिखाई देती, बहुत बड़ी। गाड़ियों में हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कैसा होता है? परवलयकार। परवलय, इसका आकार थोड़ा चेंज होता है। परवलयकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों की हेडलाइट में। सर्च लाइट में भी ये प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में क्यों? ताकि ये दूर तक लट्ठी की तरह रोशनी पड़े, दूर तक फोकस पड़े। सर्च लाइट में भी प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्यों प्रयोग करते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज ये ले सके, ज्यादा से ज्यादा अवरक्त इसके पास आए। और जो हजामत बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें भी हम इसी का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा चेहरा बड़ा होकर के दिखाई दे। ब्यूटी जो दर्पण होगा, मिरर होगा, ब्यूटी मिरर, वो भी इसी तरीके का होता है ताकि हमें बड़ा होकर के दिखाई दे। इसमें जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इस तरह के दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा बड़ा बनता है। सीधा तो बनेगा ही बनेगा, वो तो है ही है, सीधा सीधा तो बनेगा ही, लेकिन पार्श्वीय उल्टा तो इसमें भी होगा। सीधा और साइड में पार्श्वीय उल्टा। पार्श्वीय उल्टा तो हर एक में बनेगा, सीधा भी हर एक में बनेगा। लेकिन सामान्य जो दर्पण था उसमें उतनी ही साइज का था, लेकिन ये साइज में बड़ा बनता है। और आभासी तो बनना ही बनना है, आभासी तो बनना ही बनना है। ये तो पहले वाली है दोनों। जितनी दूरी पर था उतनी ही दूरी पर बनेगा, जितनी स्पीड से चलेंगे उतनी ही स्पीड से आएगा। सिर्फ क्या अंतर हुआ कि बड़ा होता है साइज में, केवल इतना सा अंतर हुआ। जो प्रतिबिंब में जो अंतर हुआ बड़ा, तो बड़ा देखने के लिए हम अपने चेहरे को बड़ा करके देखने के लिए ये प्रयोग करते हैं अवतल वाले का। इतनी जगह ये वाला दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में लिखते जाइए। कोई कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं इसके बारे में, लिखते रहिए, एक बार में सारे जवाब हो जाएंगे। लिखते रहिए, क्योंकि बाद में आप भी भूल जाएंगे कि क्या क्वेश्चन आ रहा था हमारे दिमाग में। आप तो लिख डालिए कमेंट में, उसके बाद इसका जवाब अभी दे देंगे अभी थोड़ी देर में। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल, उत्तल में क्या होगा? उठा हुआ भाग होगा। जिधर से हम चेहरा देख रहे हैं उधर उठा हुआ भाग होगा। अगर उठा हुआ भाग है जिधर से हम चेहरा देख रहे हैं उधर, तो ये उत्तल है। उठे भाग की तरफ से हम चेहरे को देख रहे हैं। ये कोई वस्तु रखी है और हम सामने देख रहे हैं। इस तरह का हमें कहां देखने को मिलता है? गाड़ियों में साइड मिरर। ड्राइवर साइड में जो देखता है वो इसी तरीके के मिरर में देखता है, साइड मिरर। हर गाड़ी में साइड मिरर यही होता है। सड़क पर जो परावर्तक लैंप लगे होते हैं रोड साइड में, परावर्तक लैंप, वो इसी तरीके के दर्पण के होते हैं।
ताकि रोशनी आती रहे रोड पे को। ये ऐसा क्यों होता है? दोनों का मकसद यही होता है दोनों में कि ये ज्यादा से ज्यादा एरिया का प्रतिबिंब ले सके। साइड मिरर क्या करता है? बड़े से बड़े भाग का फोटो ले ले, कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका भी फोटो ये ले लेगा। इसके अंदर जो फोटो बनेगा वो कितने भी बड़े से बड़ी चीज का फोटो बना लेता है। हमारी आंख देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए कहाँ कहाँ मिलता है ये हमारी आंख में भी। आंख में तो लेंस होता है, आंख को छोड़िए। जैसे हमारी आंख में बड़े से बड़े भाग का फोटो बन जाता है, ऐसे ही इसमें कितना भी बड़ा ट्रक क्यों ना हो उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता है। पूरा का पूरा ट्रक इसके अंदर आ जाता है। तो बड़े से बड़े एरिया को कवर कर ले, ज्यादा भाग कवर हो जाए, इसलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पूरी की पूरी गाड़ी उसके अंदर दिखाई दे जाए। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, सेम बनेगा या बड़ा बनेगा? सीधा तो बनेगा ही, पार्श्वी उल्टा तो सब में बन ही रहा है, वो तो है ही है। आभासी है, आभासी भी बनेगा इसमें भी। ये दो तो पॉइंट सेम है, सीधा और पार्श्वीय उल्टा। पार्श्वीय उल्टा का मतलब राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। हाँ, अप डाउन नहीं होगा, डाउन अप नहीं होगा, अप डाउन कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु से छोटा बनेगा। जो साइज की बात करेंगे तो साइज में वस्तु से छोटा बनेगा। इतना बड़ा ट्रक है, छोटा सा ट्रक इस शीशी के अंदर आ गया। पीछे और भी गाड़ियां थी लाइन लगा करके कई एक, वो भी उसके अंदर दिखाई दे रही है। तो छोटा साइज होकर के बनता है। तो साइज को जब छोटा करके देखना हो तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, जब बड़ा साइज करके देखना हो तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अब आता है कि हम संख्या में जो प्रतिबिंब बनेंगे, हम ज्यादा संख्या में बनाना चाहते हैं तो दर्पण को कितने डिग्री पर रखें ज्यादा प्रतिबिंब लेने के लिए? कह सकते हैं प्रतिबिंब की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रतिबिंब की संख्या ये इस बात पर निर्भर करेगी कि दो दर्पण कितने डिग्री पर आपने रखे हैं। जैसे एक दर्पण ये रखा है और एक दर्पण ये रखा है, तो ये दर्पण कितने डिग्री पर रखे हुए हैं ये इस बात पर निर्भर करेगा। जैसे कि यहाँ कोई वस्तु है तो उसकी प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो ये कितने बनेंगे ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, इस वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। ये संख्या हमेशा विषम में आनी चाहिए, हमेशा विषम में आनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि कभी कभी तो सम में आ सकती है। हाँ आ सकती है, सम में भी आ सकती है। जैसे अभी आपने एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने रखा इसको 90 डिग्री पर, तो 360 बटे 90 माइनस 1, ये 90 डिग्री पर रख के देखा आपने तो क्या आया? 9 चौक 36, 4 में से 1 घटाया, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 90 डिग्री पर आपने रख दिया, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। आपने 60 डिग्री पर रख दिया तो 360 बटे 60 माइनस 1, 6 6 36, 6 में से 1 घटाया, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। आपने 120 डिग्री पर रख दिया तो 360 डिग्री बटे 120 माइनस 1, 120 से 3 बार कट गया, 3 में से 1 घटाया, 2 बनेंगे। आपने 40 डिग्री पर रख दिया तो 360 बटे 40 माइनस 1, 4 9 36, 9 में से 1 घटाया, 8 बनेंगे, 8 बनेंगे।
अब यहां पर आप कह रहे होंगे ये तो सम बन गए, नोट स्पेशल। जब सम बनेंगे तो आपको क्या करना है, हमेशा विषम में बनेंगे, लेकिन जब सम में बने तो क्या करना, एक्स्ट्रा एक प्लस कर देना। आप चाहे कुछ और करते हो वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, प्लस एक कर दीजिए। यानी हमेशा सम में आंसर आएगा इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो, लेकिन अगर विषम की पोजीशन आए, अगर ये सम आए, सॉरी विषम में अगर बनेंगे हमेशा, लेकिन सम की पोजीशन आए तो एक्स्ट्रा एक प्लस और कर दीजिए, यहां पर 3 बनेंगे और यहां पर प्लस 1 करेंगे तो यहां पर 9 बनेंगे। तो 40 डिग्री पर पूछता है क्वेश्चन कितने बनेंगे, तो 40 डिग्री पर 9 बनेंगे। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन पीछे और छूट गया, एक क्वेश्चन और करेंगे, चाहे कोई सा भी दर्पण क्यों ना हो, हमें इतनी लंबाई को देखना है, पूरी लंबाई को। जैसे कि ये लंबाई है 5 फीट, 5 फीट का एक मेन है, और तो हम दर्पण कितना लें पूरी लंबाई को देखने के लिए, क्या इतना ही लंबाई का हम दर्पण लें, यानी जितनी लंबाई का दर्पण है उससे कितनी लंबाई का हम मैक्सिमम व्यू देख सकते हैं। तो इसमें आधी लंबाई का काफी है, जितनी लंबाई इसकी है व्यक्ति की, अपनी आधी लंबाई का वो दर्पण ले ले, उसे पूरा व्यू दिखाई देगा। जैसे कि पुलिस स्टेशन पर लिखा होता है मेरी वर्दी ठीक है, आगे दर्पण लगा होता है, तो वो आधी लंबाई का लगभग रखा जाता है, तो उसमें पूरा व्यू दिखाई देता है। ऐसे नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं, नाक खासकर आंख वाले, वो आपसे पढ़वाते हैं कि इतनी दूरी पर देखिए, इतनी दूरी पर ये क्या लिखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर मरीज बैठा होता है, यहीं पर डॉक्टर बैठा होता है, तो जितनी दूरी ये प्लस इतनी दूरी ये दोनों दूरी को काउंट कर लेते हैं, उतनी दूरी से पढ़वाते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो यहाँ पर मैनेज हो जाती है, जबकि उनका कमरा बहुत छोटा होता है, तो वो प्रतिबिंब से उसको दूरी को पूरा कर लेते हैं, तो दोनों दूरियां उसमें प्लस हो जाती है। ये प्रतिबिंब की संख्या हो गई, क्लियर हो गई। अब इसमें इस तरह की चीज का प्रयोग कहीं किसी यंत्र में भी करते हैं, जैसे कि एक है बहुरूपदर्शी। बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी को हम कर सकते हैं कैली कैलिडोस्कोप, इसे कैलिडोस्कोप भी कह सकते हैं। क्या होता है, इसमें 3 दर्पण रखे होते हैं, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर 3 दर्पण लगाए जाते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, अब वहां हम खड़े हो जाते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रतिबिंब चारों तरफ को बन रहे होते हैं, बहुत सारे प्रतिबिंब क्यों बन रहे होते हैं, वो बहुत सारे दर्पण, वो 3 दर्पण उसमें कॉर्नर पे 3 दर्पण लगाते हैं, वो 3 दर्पण 60 डिग्री पर फिट करते हैं, तो इसमें बहुत सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं। बहुरूपदर्शी हो गया। एक होती है प्रतिरूपदर्शी। प्रतिरूपदर्शी में क्या होता है, इसको पेरिस्कोप भी कह सकते हैं। हमारी सेना प्रयोग करती है इसको, बंकर में छुप करके इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे कि ये गड्ढे में एक छुपा हुआ है सैनिक, और यहां पर इसको लगा दिया, और यहां कोई भी आतंकवादी आ रहा है तो इसका जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, एक दर्पण ये लगाया और इसी के एक एंगल से एक दर्पण, इसका प्रतिबिंब ये आएगा, और यहां पर एक दर्पण लगा दिया, तो यहां पर हमें इसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा, और यहां पर बैठ करके सैनिक हमारा देख रहा है। तो हमें बंकर में छिप करके सामने व्यक्ति दिखाई दे जाता है। तो ये कितने डिग्री पर इसको फिट करते हैं,
ये दो दर्पण, यहां पर दो दर्पण प्रयोग किए जाते हैं, यहां पर दो दर्पण प्रयोग किए जाते हैं प्रतिरूपदर्शी में, और ये 60 डिग्री पर प्रयोग किए जाते हैं। बंकर में छिपे सैनिक इनको देखते हैं, या हम दूसरी साइड का, जैसे कॉर्नर है, कॉर्नर पे हम इधर का देखना चाहते हैं तो इधर का देख सकते हैं, यहां पर एक दर्पण लगा करके। जैसे कि कार में, गाड़ी में जो बैक में जो अंदर जो शीशा होता है वो इसी तरीके का होता है, सवारियों को देखने के लिए। सवारियों को देखने के लिए शीशा कुछ इसी तरीके का होता है। बस में पीछे तक सवारी देख लेता है ड्राइवर, वो इसी तरीके का होता है। तो ये हो गया हमारा परावर्तन। परावर्तन की तरह ही एक चीज और आती है, अपवर्तन। अब बात करेंगे अपवर्तन की। ये जो चैप्टर हम लेके चलेंगे इसको दो पार्ट में लेके चलेंगे। पार्ट 1 में हम कुछ चीजें लेंगे और उसके बाद बाकी चीज जो बचेंगी वो पार्ट 2 में लेंगे। यानी एक दिन में ये पूरा चैप्टर नहीं होगा। तो आज हम पार्ट 1 को ही ले रहे हैं, उसके बाद बाकी जो बचेगा वो पार्ट 2 में करेंगे। तो दूसरा इसमें हमारा ये आ रहा है गुण अपवर्तन। अपवर्तन कह सकते हैं इसको, रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। रिफ्रैक्शन, इसका क्या मतलब है? ये एक कोई माध्यम है, कोई भी माध्यम है, एक ही इसके ऊपर कोई माध्यम है, यहां कुछ अलग माध्यम है, एक और कोई एक माध्यम है, अलग अलग माध्यम है। जैसे कि ऊपर माध्यम है, मान लिया कि वायु, और ये कांच, और ये मान लिया वायु, अलग अलग माध्यम है। तो अपवर्तन का रूल ये कहता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अभिलंब क्या बनेगा? इसका अभिलंब ये बनेगा। इन तीनों का तल जो अभिलंब होगा वो ये होगा। अभिलंब। प्रकाश की किरण मान लिया कि प्रवेश किया इसने 30 डिग्री पर, तो ये तो आपतित किरण हो गई, आपतन कोण हो गया। अगर यही परावर्तन की पोजीशन होती, अगर इस तल पर यहां पर कोई भी पॉलिश होती तो ये इधर को चली गई होती, परावर्तित हो गई होती। लेकिन चूंकि नीचे पॉलिश नहीं है इसलिए ये परावर्तन की क्रिया इसमें नहीं हुई। हाँ, कुछ परसेंट जरूर हो जाएगी, 2% हो जाए, 1% हो जाए, कुछ तो हो जाएगी, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। जब माध्यम चेंज हो रहा है तो कुछ परसेंट तो हो जाएगी इस माध्यम की वजह से। तो अंदर को जो एंटर करेगी ये प्रकाश की किरण, तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी ना जा करके, सीधी ना जा करके ये प्रकाश की किरण अपने माध्यम से विचलित हो जाएगी, विचलित हो जाती है। अब ये विचलित किधर को होगी? या तो ये अभिलंब इससे अपने मार्ग से दूर को हो जाएगी या पास को हो जाएगी, यानी या तो इस अभिलंब से दूर को हो जाएगी या अभिलंब के करीब आ जाएगी। तो अपवर्तन का क्या मतलब है? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और माध्यम में दूसरे माध्यम में जाने पर उसमें जो विचलन आता है, विचलन जरूर आता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर के विचलन आना, ये अपवर्तन कहलाता है।
विचलन क्या होगा, अगर ये सघन में जा रही है तो ये अविलंब के करीब आएगी, यानी पास आ जाएगी, और ये विरल में जा रही है तो ये दूर को हट जाएगी। तो यहां पर कब कहां जा रही है, ये वायु है, ये कांच है, तो पहले तो जब वायु से कांच में जाएगी तो अविलंब के पास आ जाएगी, अविलंब के पास आ जाएगी। ये 30 डिग्री नहीं होगा, ये 25 डिग्री होगा, ये अविलंब के पास आ जाएगी। तो जब भी सघन में जाएगी अविलंब के पास आएगी, विरल में जाएगी अविलंब से दूर जाएगी। जैसे कि यहां पर ये विरल में जा रही है, वायु में चली गई, तब ये दूर को हो जाएगी। सीधा मतलब है कि प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी पार, ये क्या होगा, पहले पास को आएगी, फिर दूर पास, इस तरह से ये जैसे जैसे माध्यम चेंज होता रहेगा ये दूर पास होती रहेगी। और यही कारण है कि हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं अपवर्तन के कारण। क्यों, क्योंकि बीच में वायुमंडल में परतें हैं, अलग अलग परत की सघनता अलग अलग है, कोई विरल है कोई सघन है। तो वायुमंडल की परतों में अपवर्तन की क्रिया होती है और उस अपवर्तन की वजह से हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, जबकि तारे बंद ऑन ऑफ नहीं होते हैं, तारे लगातार ऊर्जा निकाल रहे होते हैं, लगातार प्रकाश निकाल रहे होते हैं। तो अपवर्तन की क्रिया में अपने माध्यम से चेंज हो जाना, अपने माध्यम से अविलंब से दूर हो जाना या अविलंब के पास आ जाना, यह है अपवर्तन। अब इसमें अगली चीज करते हैं। जब भी अपवर्तन की क्रिया होगी तो ये अपवर्तन किस बात पर निर्भर करेगा, अपवर्तन में क्या चीज चेंज नहीं होगा, नियत क्या चीज रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्या वेग चेंज नहीं होगा, क्या आवृत्ति चेंज नहीं होगी, क्या आयाम चेंज नहीं होगा, या तरंग दैर्ध्य चेंज नहीं होगा। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वेग चेंज होगा और v बराबर n लैम्डा से आवृत्ति भी चेंज होगी और आयाम भी चेंज होना चाहिए, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होती है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन वाली चीज है, फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे। परावर्तन में आयाम चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि उसी माध्यम में जा रहे थे, यहां आवृत्ति चेंज नहीं हो रही होती है, ये ध्यान रखेंगे। वेग कम होता जाएगा, हाँ वेग सघन होने पर, जितना सघन होने पर उतना ही वेग कम होता जाएगा, सघन और सघन और सघन, वेग और कम और कम और कम होता चला जाएगा। यहां तक कि ताप बढ़ाने पर भी ये वेग में अंतर आएगा, वेग में अंतर आएगा, ताप बढ़ाने पर भी, रंग बदलने से भी अंतर आएगा। ये निर्भर अन्य चीज पर भी करेगा, निर्भर रंग पर भी करेगा, ताप पर भी निर्भर करेगा, सघनता पर निर्भर करेगा, ये हर चीज पर निर्भर करेगा इनमें से। कैसे, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, हमें मालूम है ताप बढ़ाने से अपवर्तनांक कम हो जाता है, अपवर्तनांक कम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे हम किसी चीज का, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए एक स्नेल का नियम प्रयोग किया जाता है। स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम क्या होता है, इसमें साइन आई बटे साइन आर, यानी जो आपतन कोण का मान है उसका रख दीजिए, जैसे कि साइन 45 डिग्री पर आपने आपतन किया, परावर्तन हुआ साइन 30 पर, तो साइन 30 रख दिया, इनकी वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद जो भी वैल्यू आई
वो क्या है, इसका अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक कहलाएगा। तो इस तरह से अपवर्तनांक फिक्स होता है। जैसे कि अगर ये आप वायु का निकालेंगे तो वायु का अपवर्तनांक 1.0 कैलकुलेट होता है। जल का निकालेंगे तो जल का 1.33 होता है। कहीं कहीं अपवर्तनांक आपको कैलकुलेशन में लगाना पड़ेगा, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल फिक्स है, इतना ही लगाना है। ऐसी कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड का 1.68 होता है। ऐसे ही हमारे आंख में जो लेंस होता है इसका भी अपवर्तनांक बिल्कुल फिक्स है, 1.44 होता है। ऐसे हीरे का अपवर्तनांक और ज्यादा होता है, 2.42 होता है। तो बर्फ के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो 1.31 होता है। तो ये अपवर्तनांक कैलकुलेशन की जाती है, स्नेल के नियम से की जाती है, साइन आई बटे साइन आर लगा करके कैलकुलेशन कर ली जाती है। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में हम इस तरह से यूज करेंगे कि WNG लिखा हुआ है। WNG का मतलब है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रकाश की किरण जा रही है वो वाटर और गिलास का प्रयोग किया जा रहा है, वह वाटर और गिलास का प्रयोग किया जा रहा है। सीधा मतलब है, पहले आप एयर के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक लिखेंगे और फिर एयर के सापेक्ष आप गिलास का अपवर्तनांक लिखेंगे। जैसे ये वायु का है, ये तो जैसे ये जल का है तो ये ANG है, ANW है। ये ऐसे कांच है, ये ANG है। वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक इतना होता है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक W इतना होता है। वायु के सापेक्ष ही अपवर्तनांक लिखे हुए हैं सबके सब। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक लगा देंगे, जैसे कि पानी का है 1.33, ऐसे गिलास का लगा देंगे 1.50। तो ये जो कैलकुलेट होके आएगा ये किसके सापेक्ष आएगा, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। सीधा मतलब है कि ऊपर पानी है, पानी के बाद में जो प्रकाश की किरण जा रही है वो कांच में जा रही है, कांच में जा रही है। तो कांच का चूंकि अपवर्तनांक ज्यादा है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है तो घनत्व भी ज्यादा होगा। तो अपवर्तनांक जो निर्भर करेगा खास करके वो ताप बढ़ाने से अपवर्तनांक बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ाने से भी अपवर्तनांक बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ाने से भी अपवर्तनांक बढ़ जाता है। तो ये अपवर्तनांक के आधार पर अपवर्तन की क्रिया होगी। भिन्न भिन्न रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जब हम विबग्योर की बात करेंगे तो वो अपवर्तनांक के क्रम में उनको लगाएंगे कि उनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है। अपवर्तनांक जब भी बढ़ता है तो क्या चीज घटती है, उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो घट जाती है, तरंग दैर्ध्य घट जाती है। ये सब चीजें अब आगे चल के करेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए इसमें हम इतना ही रखते हैं। अब जो हम कल को जो जानेंगे, एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जानेंगे, ये बहुत खास है। इसको पढ़ करके तैयार रहेंगे। एक प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, इसमें हम कलर की मिक्सिंग भी करेंगे कि कौन से कलर को किस में मिला दें तो कौन सा कलर बनेगा, कलर की मिक्सिंग भी करेंगे। किस रंग के प्रकाश में हम कोई चीज देखें तो कैसी दिखाई देगी, पीले फूल को लाल रंग के प्रकाश में देखेंगे कैसा दिखाई देगा। तो ये मिक्सिंग भी हम करेंगे। इंद्रधनुष के बारे में भी जानेंगे कि इंद्रधनुष कितने बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं और किधर बनता है, कितनी दूरी पर बनता है, कारण क्या है उसका, इंद्रधनुष के बारे में भी जानेंगे। व्यतिकरण और विवर्तन को भी जानेंगे, व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण, इन सब के बारे में जानेंगे।